Hello everyone, welcome back to my channel. So in the previous video we have discussed about directive principles of state policy. This is the second part of that video. In this video we are going to talk about from article 44 to article 51. So let's start with article 44. 44 Uniform Civil Code for the Citizens. Article 45 Provision for Early Childhood Care and Education to Children below the age of 6 years. So इसी फंडामेंटल DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 इंट्रोड्यूस किया गया एज द नेम ऑफ राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, जिसके तहत स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें. नाउ आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन. सो इसके लिए कुछ एक्ट्स लाए गए जैसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1989, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. नाउ आर्टिकल 47 duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living to improve public health. So public health को improve करने के लिए नरेगा प्रोग्राम लाया गया which is National Rural Employment Guarantee Program of 2006. और इसी आर्टिकल 47 के अंतर्गत ये भी आता है कि prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs. Article 48 Organization of Agriculture and Animal Husbandry on modern and scientific lines. So जैसे अच्छे सीड्स प्रोवाइड करके फर्टिलाइजर्स इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाकर इन सब के लिए जैसे साइंटिफिक लाइंस लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें आई. और इसी आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स. नाउ आर्टिकल 48A Protection and Improvement Environment and Safeguarding of Forests and Wildlife. इसके लिए कुछ एक्ट्स इनेक्ट किए गए लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. आर्टिकल 49 Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance. Article 50 Separation of Judiciary from Executive. Article 51 Promotion of International Peace एंड सिक्योरिटी. बात कर लेते हैं कि कुछ जो न्यू DPSPs ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A. 44 से आर्टिकल 38, 86 से सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ आर्टिकल 45 का, और 97 से 43B विच इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं. तो इससे कुछ केस लॉज निकल कर आए. सो पहला है चंपाकामन केस. इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमेशा सुप्रीम रहेगा और DPSPs जो हैं वो सब्सिडरी रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के. नेक्स्ट केस है गोलकनाथ केस. जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अब्रिज्ड और डाइल्यूटेड एंड फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. केशवानंद भारती केस में उसी प्रीवियस जजमेंट को चैलेंज किया गया. नेक्स्ट मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. So at present, fundamental rights enjoy supremacy over the DPSPs. Now, अब हम बात करते हैं कि fundamental rights और DPSPs में difference क्या है. So fundamental rights are negative in nature and DPSPs are positive in nature. कैसे? Fundamental rights कहता है कि इंडिविजुअल के ये राइट्स हैं और स्टेट इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा. वहीं DPSPs स्टेट को कुछ ऑब्लिगेशंस देता है, कुछ डायरेक्टिव्स देता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल. यू कैन नॉट अप्रोच टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ. फंडामेंटल राइट्स आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक. यहाँ पर इंडिविजुअल के राइट्स की बात हो रही है.
वहीं पर DPSPs में सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही है, कम्युनिटी का वेलफेयर हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड बाय आर्टिकल 32 एंड DPSPs रिक्वायर्स लेजिस्लेचर टू इम्प्लीमेंट। आपको लॉज बनाने पड़ेंगे, उन्हें इनैक्ट करना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है एंड DPSP सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो अब हम जानते हैं कि DPSP नॉन जस्टिसेबल क्यों है, आखिर आप क्यों कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते इनके वायलेशन होने पर। तो इसका पहला रीज़न है कि उस टाइम पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो इंडिया के पास उतना ज़्यादा फाइनेंशियल सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। दूसरा, इंडिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था इकोनॉमिकली, सोशली, लाइक बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, इलिटरेसी, एजुकेशन अच्छा नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। नेक्स्ट, अगर हम DPSPs को इम्प्लीमेंट कर देते तो इंडिया के डाइवर्सिटी को खतरा था, जो इंडिया की पहचान है, आइडेंटिटी है। वो कैसे, जैसे हम आर्टिकल 44 की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर हम इसे इम्प्लीमेंट कर दें विच सेज सेक्युलर पर्सनल लॉज टू अप्लाई ऑल सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, तो लोग इसको एक्सेप्ट करते ही नहीं, क्योंकि हर एक इंसान को उसके रिलीजन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। नेक्स्ट रीज़न, जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स थे या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स कुछ थे, जो कॉलोनीज बची हुई थी, उन सबको बहुत ज़्यादा पावर देना सही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो जिन स्टेट्स को लगता है कि उनको पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उन्होंने किया है, जिनको नहीं लगता है वो नहीं करते हैं। इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। जैसे और हम कुछ एग्जांपल्स लें, ओल्ड एज पेंशन्स हो गई, कुछ स्टेट्स में हैं, कुछ में नहीं है। पंचायती राज सिस्टम, विलेज पंचायत कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है। मिड डे मील स्कीम हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।